हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस ये पार्ट 2 है लेक्चर का। इससे पहले ऑलरेडी हम लोग ने लेक्चर लगाया है महाराष्ट्र सेट एग्जाम का, जो 26 सितंबर 2021 को हुआ था गाइस। तो गाइस आज के लेक्चर में हम लोग बाकी के 50 क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे। ओके, इससे पहले ऑलरेडी एक लेक्चर में गाइस हम लोग ने 50 क्वेश्चन देखे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज उसको देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। ओके, तो गाइस आज के लेक्चर में हम लोग बाकी के 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो आज के लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। ओके गाइस, आप देख सकते हो स्क्रीन पर 50 क्वेश्चंस हमारे हो गए थे। ये रहा 51 क्वेश्चन। ओके, तो गाइस 51 जो क्वेश्चन है वो मैनेजमेंट से लिया गया है। बोलता है कॉन्फ्लिक्ट हैज ऑलवेज बीन कंसिडर्ड अनडिजायरेबल सो दैट इट शुड बी अवॉइडेड। बोलता है कि कॉन्फ्लिक्ट जो लड़ाई होती है गाइस ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में, वो जो है वो हमेशा अनडिजायरेबल, उसको जो है वो अच्छा नहीं समझा जाता है, इसलिए उसको हमेशा अवॉइड करना चाहिए। When possible or resolve, soon it occur. However, Dash believe that conflicts can be helpful or constructive if handled properly. लेकिन गाइस कौन ऐसा बोलता है कि कॉन्फ्लिक्ट भी जो है वो हेल्पफुल साबित हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव साबित हो सकती है हमारे? तो गाइस ये किसका नजरिया है, किसने ऐसा बोला है कि गाइस कॉन्फ्लिक्ट भी जो है वो हेल्पफुल हमारे लिए हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन में? तो गाइस ये जो नजरिया है, ये जो थॉट है गाइस, वो मॉडर्न मैनेजमेंट का व्यू है गाइस। कि मॉडर्न मैनेजमेंट बोलता है कि कॉन्फ्लिक्ट को अगर प्रॉपर तरीके से हैंडल किया जाए तो कॉन्फ्लिक्ट भी जो है गाइस हेल्पफुल हमारे लिए हो सकती है। ओके, तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मॉडर्न मैनेजमेंट व्यू। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 52 क्वेश्चन नंबर 52 गाइस बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप से लिया गया। इसके ऊपर ऑलरेडी मेरा लेक्चर भी है यूट्यूब पे। ओके, तो गाइस यहां पे पूछ रहा है बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप फोकस ऑन द फॉलोइंग। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप में हम लोग किन चीजों पे फोकस करते हैं? तो गाइस आपको पता है हम लोग जो है वो मार्केट ग्रोथ के बारे में इस पे फोकस करते हैं, मार्केट शेयर के बारे में फोकस करते हैं, ताकि हमारा सेल्स क्या हो जाए, बढ़ जाए। ओके, तो गाइस यहां पे आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। सेल्स, ग्रोथ ऑफ मार्केट एंड वेदर इट अब्सॉर्ब और प्रोड्यूसेस कैश इन इट्स ऑपरेशंस। तो गाइस ये चीजों की हम लोग बात करते हैं कि कौन से प्रोडक्ट जो हमको सेल जनरेट करके दे रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट जो वो कैश काउ है, कौन से प्रोडक्ट जो वो डॉग है, यानी कि कौन से प्रोडक्ट जो वो सेल ही नहीं हो रहे। जो प्रोडक्ट सेल नहीं होते उसको हम लोग डॉग की कैटेगरी में डालते हैं, और जो मार्केट में प्रोडक्ट जो है गाइस फटाफट सेल होते हैं उसको हम लोग स्टार की कैटेगरी में डालते हैं। तो गाइस यहां पे आप देख सकते हो बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप में 4 कैटेगरी होती है, स्टार, क्वेश्चन मार्क, कैश काउस एंड डॉग्स। तो गाइस यहां पे बताया जा रहा है कि बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप में हम लोग किन चीजों के ऊपर फोकस करते हैं। तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 आसान सा सवाल है गाइस। बोलता है डैश पॉइंट आउट दैट इफेक्टिव डायरेक्शन डिपेंड्स अपॉन द हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव। एक सेंटेंस दिया गया, बोला गया कि इस सेंटेंस को किसने पॉइंट आउट किया है, कि क्या पॉइंट आउट किया है? पॉइंट आउट दैट इफेक्टिव डायरेक्शन, जो इफेक्टिव डायरेक्शन होता है वो डिपेंड होता है हमेशा अपॉन द हार्मनी ऑफ द ऑब्जेक्टिव। तो गाइस आप यहां पर देख सकते हो फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने कुछ जो है वो प्रिंसिपल्स बताए हैं। यहां पे आप देख सकते हो एफडब्ल्यू टेलर कंटेन्स दैट इफेक्टिव डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन द सर्टेन प्रिंसिपल। अगर आपको इफेक्टिव डायरेक्शन चाहिए कंपनी में तो उसके लिए कुछ प्रिंसिपल आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला एक हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव, सेकंड है यूनिटी ऑफ कमांड, फिर है डायरेक्शन सुपरविजन, लास्ट में है डायरेक्ट सुपरविजन, उसके बाद में लास्ट में है लीडरशिप एंड मोटिवेशनल टेक्निक। तो गाइस ये जो सारे जो ऑब्जेक्टिव्स है, ये सारे जो प्रिंसिपल्स है, बेसिकली फ्रेडरिक विंसलो टेलर नहीं देते। तो यहां पे आप आंसर देख सकते हो ऑप्शन नंबर 20 का सही होने वाला है फ्रेडरिक टेलर। तो फ्रेडरिक टेलर ने जो है गाइस ये हमको प्रिंसिपल्स दिए हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 52 आसान सा है। इंक्रीज इन सप्लाई और इन प्रोडक्टिविटी ऑफ द फैक्टर। बोलता है अगर सप्लाई में हमारे प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज इन सप्लाई और इन प्रोडक्टिविटी ऑफ द फैक्टर सच एज फाइनेंशियल, लेबर एंड मटेरियल, इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे गाइस? फैक्टर इनोवेशन हम लोग बोलेंगे। फैक्टर में क्या हो रहा है? इनोवेशन हो रहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फैक्टर इनोवेशन। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, लेकिन गाइस ये जो है हम लोग ने ऑलरेडी हमारे नोट्स में कवर करके रखा हुआ है। क्या बोलता है? मार्को एनालिसिस टेक्निक इज यूज्ड इन ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग फॉर डैश फोरकास्ट। एक मार्को एनालिसिस है जो हम लोग एचआरएम में यूज करते हैं गाइस। तो बताना कि ये एनालिसिस जो होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, शॉर्ट टर्म के लिए होती है। तो गाइस आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में देख सकते हो, जो मार्को एनालिसिस है लास्ट में लिखा हुआ है इट इज यूज्ड इन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एचआरपी फॉर लॉन्ग टर्म फोरकास्ट। लॉन्ग टाइम के लिए जो है गाइस फोरकास्टिंग करने के लिए हम लोग जो है वो इसको एनालिसिस को यूज करते हैं, मार्को एनालिसिस को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लॉन्ग टर्म। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगेन आसान सा सवाल,
बोलता है 56 में बोलता है बिजनेस एथिक्स एंड इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस। गाइस बिजनेस एथिक्स जो हमको बताता है कि व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस यानी कि बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कंपनी को फॉलो करने होते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ओके, तो उससे रिजल्ट क्या निकल के आता है, हम लोग अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो करते हैं, अगर बिजनेस एथिक्स को फॉलो करते हैं, तो इसका क्या रिजल्ट निकल के आता है। तो गाइस यहां पर आप सोल्यूशन में देख सकते हो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन नैरो सेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस डील्स विद मैक्सिमाइजिंग द शेयर होल्डर्स वेल्थ। कॉर्पोरेट गवर्नेंस को हम लोग फॉलो ही इसलिए करते हैं ताकि हमारे शेयर होल्डर्स की जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमाइज हो जाए, इंक्रीज हो जाए। ओके, तो गाइस यहां पर आप आंसर देख सकते हो, इसका 56 का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन यानी कि गाइस शेयर होल्डर्स की वैल्यू को मैक्सिमाइज करना, उनको इंक्रीज करना। ओके, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 है गाइस, बोलता है डैश इज नॉट द फॉर्म स्कीम ऑफ वर्कर पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट। वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट का इसमें से कौन सा जो एक फॉर्म नहीं है। तो गाइस यहां पर आप देख सकते हो वर्क कमिटी, जी हाँ बिल्कुल ये भी वर्क पार्टिसिपेशन का मैनेजमेंट है। ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल, काउंसिल भी है। एम्प्लॉय डायरेक्शन ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयज डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये भी है। लेकिन गाइस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहीं से भी जो है वो एम्प्लॉय वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं शेयर होल्डर के, जो कंपनी को मैनेज करते हैं, तो इनका वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट से कोई भी लेना देना नहीं है। तो यहां पे सही आंसर होने वाला है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, आप देख सकते हो 58 क्वेश्चन है, डैश इज अ प्रोसेस ऑफ गाइडिंग एंड काउंसलिंग द एम्प्लॉयज टू फेमिलराइज हिम विथ जॉब सिचुएशन। गाइस बोलता है कि कौन सा ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एम्प्लॉय को गाइड किया जाता है, उसकी काउंसलिंग की जाती है, ताकि उसको जॉब इन्वायरमेंट से वो क्या हो जाए, फेमिलियर हो जाए, उसको समझ में आ जाए कि जॉब सिचुएशन क्या है उसका। ओके, तो गाइस इसको जो है वो इंडक्शन ट्रेनिंग बोलते हैं। जब नया एम्प्लॉय जो है वो कंपनी में हायर होता है, तो गाइस हम उसको क्या करते हैं, सारे एम्प्लॉय से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उसको कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस बताते हैं, उसकी काउंसलिंग करते हैं, उसको गाइड करते हैं, ताकि वो जो वो जॉब इन्वायरमेंट से क्या हो जाए, वो फेमिलियर हो जाए। तो गाइस यहां पे सही आंसर होने वाला है इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंडक्शन ट्रेनिंग। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 अगेन ये भी जो है वो मैनेजमेंट से लिया गया है। बोलता है इन डैश टाइप ऑफ लीडरशिप द लीडर्स जॉब्स is primarily of a moderator even though he makes the final decision and he is alone responsible for the result। बोलता है गाइस एक ऐसा लीडरशिप का स्टाइल हमको बताना है जिसमें जो है वो लीडर जो है वो एक मॉडरेटर का रोल निभाता है, यानी कि जो वो अपने सबॉर्डिनेट्स को जो है वो हेल्प करता है, हमेशा गाइड करता है। ओके, इवन दो ही मेक्स द फाइनल डिसीजन, लेकिन जो फाइनल डिसीजन लेने का जो अधिकार होता है, जो पावर होता है, वो लीडर के हाथ में ही होता है। लेकिन गाइस वो क्या करता है, एक मॉडरेटर का रोल निभाता है, यानी कि जो अपने सबॉर्डिनेट्स की भी जो है वो राय लेता है डिसीजन लेने से पहले। ओके, उनकी एडवाइस लेता है। तो गाइस इसको बोलते हैं हम लोग डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल। ओके, तो गाइस यहां पर आप देख सकते हो द लीडर एक्ट एज अ गाइड एंड मेंटर फॉर द एम्प्लॉइज। तो यहां पे गाइस लीडर जो है वो एक मेंटर का रोल निभाता है, गाइड का रोल निभाता है एम्प्लॉय के साथ में। ओके, तो यहां पे सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पार्टिसिपेटिव और डायरेक्टिव डेमोक्रेटिक लीडरशिप। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है गाइस, क्वेश्चन नंबर 60 ये पूछा गया, डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द टास्क इन्वॉल्व इन द जॉब एंड पर्सनल क्वालिटी ऑफ द जॉब इंडिविजुअल्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म इट। गाइस प्रोसेस बताना है जिसमें जो वो टास्क के बारे में बताया जाता है कि क्या हमको कंपनी में जॉब दिया जाएगा, क्या जॉब है, क्या टास्क रहेगा, एंड पर्सनल क्वालिटीज के बारे में भी डिटेल दिया जाती है कि उस जॉब को करने के लिए आपको क्या क्या पर्सनल क्वालिटी होना चाहिए, यानी कि जो वो एज कितनी होना चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ये होगी पर्सनल क्वालिटी। एंड टास्क इन्वॉल्व कि आपको कौन से नेचर का जो जॉब करना है, ये दोनों ही चीजें जो है गाइस हमको जॉब एनालिसिस में पता चलती है। जॉब एनालिसिस में हम लोग दो टॉपिक के बारे में बात करते हैं, एक होता है जॉब डिस्क्रिप्शन, एक होता है जॉब स्पेसिफिकेशन। तो गाइस यहाँ पे जो है वो जॉब डिस्क्रिप्शन रिलेटेड होता है जॉब के टास्क से, जॉब की ड्यूटी से, और जॉब स्पेसिफिकेशन रिलेटेड होता है हमारी पर्सनल क्वालिटी से। ओके, तो गाइस यहां पे पूछ रहा है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें टास्क भी इन्वॉल्व है और प्लस यहां पर जो पर्सनल क्वालिटी भी जो है वो इन्वॉल्व है। तो गाइस इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, जॉब एनालिसिस। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया, आसान सा सवाल एकदम सा, द मेजर प्लेयर इन द इंडियन मनी मार्केट इज, मतलब मनी मार्केट में जो है सबसे इंपॉर्टेंट मेजर प्लेयर कौन है। तो सबको पता है आरबीआई जो है वो एकदम मेजर प्लेयर है, इंपॉर्टेंट प्लेयर है मनी मार्केट में। ओके, तो आप यहां पे देख सकते हो प्लेयर्स इन इंडियन मनी मार्केट की मैंने कुछ लिस्ट दी हुई है। सबसे पहले टॉप पे आता है आरबीआई, देन आता है कमर्शियल बैंक। तो गाइस यहां पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए कि कमर्शियल बैंक है या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं थी क्योंकि कमर्शियल बैंक छोटा है, आरबीआई जो है वो एपेक्स बैंक है। तो यहां पे सिंपल सा आंसर बन रहा था गाइस आरबीआई। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगेन जो आरबीआई के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग
इज नॉट द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द आरबीआई। बोलता है ये सारे जो फंक्शंस बताए गए नीचे ए बी सी डी, उसमें से कौन सा एक फंक्शन यानी कि आरबीआई का काम नहीं होता, आरबीआई की एक्टिविटी कौन कौन सी होती है या कौन कौन सी नहीं होती है। अगर आपको ये पता था तो आप इसका आंसर कर सकते थे। तो गाइस यहां पे मैंने एक चार्ट दिया, आप देख सकते हो कि आरबीआई के रोल क्या क्या है। तो गाइस बैंकर बैंक भी आरबीआई का रोल होता है, करेंसी इशू नोट छापने का काम भी आरबीआई करता है। देन गवर्नमेंट बैंक, आरबीआई को जो है वो बैंकर्स टू द गवर्नमेंट भी बोलते हैं हम लोग, बैंकर गवर्नमेंट बैंक भी बोलते हैं। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है गाइस, बैंकर टू द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है इसका ये कोई भी फंक्शन नहीं है। तो यहां पे सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डी जो है वो प्राइमरी फंक्शन नहीं है आरबीआई का। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, आसान सा सवाल है गाइस। क्वेश्चन नंबर 63, अगर किसी को जनरल नॉलेज होती है चेक के बारे में तो वो भी इसका आंसर कर सकता था। यहां पे बोल रहा है द सेफेस्ट फॉर्म ऑफ क्रॉसिंग इज, कौन सा जो है वो फॉर्म सेफेस्ट होता है क्रॉसिंग का। चेक की बात हो रही है बेसिकली यहां पर। तो गाइस यहां पर देख सकते हो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, इन अकाउंट पे क्रॉसिंग द अमाउंट विल नॉट बी पेड टू एनीबडी। अकाउंट पे क्रॉसिंग में क्या होता है गाइस, अमाउंट हम लोग किसी को भी पे नहीं करते ऐसे ही। ओके, दस अकाउंट पे क्रॉसिंग एंश्योर सेफ ट्रांसफर ऑफ द फंड। तो अकाउंट पे का जो चेक होता है गाइस वो सेफ होता है एकदम। तो यहां पे गाइस सबसे हमारा जो आंसर आ रहा था वो है अकाउंट पे क्रॉसिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया, द बैंक थ्रू विच द इशूइंग बैंक अरेंजेस टू एडवाइज द लेटर ऑफ क्रेडिट टू बेनिफिशियरीज कॉल्ड। तो गाइस यहां पे पूछा गया, ये बेसिकली जो वो लेटर ऑफ क्रेडिट जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होते हैं गाइस, उससे रिलेटेड टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा गया। बोल रहा है कि जो इशूइंग बैंक रहती है वो एक लेटर ऑफ क्रेडिट अरेंज करके देता है, किसके पास से अरेंज करके देता है, बेनिफिशियरी को। तो गाइस यहां पर इसका सही आंसर है एडवाइजिंग बैंक। एडवाइजिंग बैंक क्या करता है, लेटर ऑफ क्रेडिट देता है इशूइंग बैंक को। ओके, और इशूइंग बैंक क्या करता है, बेनिफिशियरी को जो है वो उस पर्सन को पहुंचा देता है। ओके, तो गाइस यहां पे सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एडवाइजिंग बैंक। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। आसान सा सवाल है, फैक्टरिंग के बारे में पूछा गया, फिर सिर्फ डेफिनेशन दे दी उसकी। डैश इज अ फाइनेंसिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द बुक डेब्ट बाय द अनदर पार्टी। तो गाइस ये फैक्टरिंग का कंसेप्ट है। यहां पे आप देख सकते हो, द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन विच द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेल्स इज बुक्ड डेट टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एट डिस्काउंट इज नोन एज फैक्टोरिंग। ओके, तो इसका सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फैक्टोरिंग। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 इंटरनेशनल ट्रेड से पूछा गया है, ऑल द एक्सचेंज रेट्स कोटेड ऑन द स्क्रीन और इन द प्रिंट आर फॉर अनलेस अदरवाइज इज मेंशन। तो गाइस ऑल द एक्सचेंज रेट कोटेड ऑन द स्क्रीन और इन प्रिंट, जो एक्सचेंज रेट जो वो कोट किया जाता है या प्रिंट किया जाता है गाइस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो गाइस यहां पे आप देख सकते हो, द फॉरेन एक्सचेंज रेट दैट वी सीन इन द नॉर्मल कोर्स कोटेड ऑन द स्क्रीन्स इन फोरकास्ट और इन द पेपर, जो पेपर में भी कोट करते हैं हम लोग उसको बोलते हैं स्पॉट रेट। तो यहां पे सही आंसर होने वाला है अपना स्पॉट ट्रांजैक्शंस। ओके, तो इसका सही आंसर है 66 का ऑप्शन नंबर ए। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, आसान सा सवाल है, मर्चेंट बैंकर पूछ रहे कि मर्चेंट बैंकर क्या होता है। तो गाइस हम यहां पे देख सकते हो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज की कुछ लिस्ट है, मर्चेंट बैंकिंग उसमें सबसे पहला पॉइंट है। तो मर्चेंट बैंकर क्या होता है गाइस, एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी होता है। ओके, तो यहां पे आंसर क्वेश्चंस में गाइस ऑप्शंस दिए गए, फाइनेंशियल ब्रोकर होता है, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी होता है, क्रेडिट अप्रेजर्स या अंडर राइटर। तो गाइस यहां पे सही आंसर बन रहा है इसका, मर्चेंट बैंकर एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी होता है। ओके, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे बढ़ते हैं। गाइस क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया, थोड़ा सा टिपिकल लगा मुझे ये क्वेश्चन। बोलता है द कमिटी विच रिकमेंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द डाटा वेयर हाउसेज। कौन सी कमिटी ने जो है रिकमेंड किया था डाटा वेयर हाउस के बारे में। तो गाइस ये बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चन पूछ रहे हैं लोग ने, इसमें तो तुक्का ही लगाना था। तो गाइस यहां पे इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वसुदेवन कमिटी ने जो है वो रिकमेंड किया था डाटा वेयर हाउस के बारे में। तो आप यहां पे देख सकते हो, मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द डाटा वेयर हाउस किसने रिकमेंड किया है, वसुदेवन कमेटी। ओके, तो इसका सही आंसर है वसुदेवन कमेटी। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, तो क्वेश्चन नंबर 69 गाइस बैंकिंग से रिलेटेड लिया गया है। बोलता है द बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरवाइजरी अथॉरिटीज वाज एस्टैब्लिश्ड बाय। जो गाइस बेसल नॉर्म्स हम लोग पढ़ते हैं उसमें जो गाइस बेसल कमिटी है, बेसल कमिटी बनाई गई है, तो वो बेसल कमिटी किन किन कंट्री से मिलकर बनाई गई है ये बताना था। तो गाइस आप यहां पे देख सकते हो, मैंने इसका आंसर दिया है G10 कंट्रीज, यानी कि ग्रुप ऑफ 10 कंट्रीज ने और सेंट्रल बैंक ने मिलकर जो है गाइस जो है बेसल कमिटी फॉर्म किया था। तो यहां पे आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, द सेंट्रल बैंक गवर्नर ऑफ द ग्रुप ऑफ 10 कंट्रीज ने मिलकर जो है गाइस बेसल कमिटी जो है वो फॉर्म किया था। ओके, एस्टैब्लिश किया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है गाइस, रेशियो बताना था हमको। अगर ये रेशियो का फॉर्मूला आपको याद था तो आप इसका आंसर आराम से कर सकते थे। द रेशियो ऑफ शेयर होल्डर्स फंड्स टू द टोटल एसेट्स मेजर द शिफ्ट्स
इन द रेशियो ऑफ ओन फंड टू द टोटल फंड इज। तो गाइस यहाँ पे आप बेसिकली आपको जो है वो बता दिया गया कि एक रेशियो है, किसका रेशियो है, शेयर होल्डर फंड के बीच में और टोटल असेट्स के बीच में जो रेशियो है, तो ये रेशियो कौन सा होता है गाइस। हम लोग दो वेरिएबल बता दिया हमको कि एक शेयर होल्डर फंड है और एक टोटल फंड है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से गाइस कौन सा रेशियो निकलता है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो जो इकोनॉमिक इक्विटी रेशियो होता है उसका फॉर्मूला है इकोनॉमिक इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो गाइस यहाँ पे आपको देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए है इकोनॉमिक इक्विटी रेशियो, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 अगेन आसान सा सवाल था इसलिए मैंने उसका एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया। मार्केटिंग की डेफिनेशन पूछी गई कि मार्केटिंग किसे कहते हैं। तो गाइस हम सभी जानते हैं कि मार्केटिंग में क्या करते हैं हम लोग कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं और प्रोडक्ट को सेल करते हैं। ओके तो गाइस आप यहां पे देख सकते हो marketing refers to the social and managerial process of anticipating, identifying and satisfying the customer requirement प्रॉफिटेबली, कि आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग के कस्टमर को क्या चाहिए, उसके बाद में उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे ताकि कस्टमर क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। ओके तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ओके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 अगेन आसान सा सवाल है, बोलता है कि डिमांड गोइंग अप एंड डाउन विद टाइम अपसेटिंग अलाइनमेंट विद द सप्लाई इज नोन एज। बोलता है कि डिमांड क्या हो रहा है, गोइंग अप एंड डाउन, डिमांड ऊपर जा रहा है और नीचे जा रहा है। तो वैसे अगर आपको बस इतना पता था कि जो कोई भी चीज है वो फिक्स नहीं होती, कोई कभी ज्यादा होती है कभी कम होती है, तो गाइस उसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग बोलते हैं हम लोग, ये कभी कम कभी ज्यादा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कि जब डिमांड ऊपर जा रहा है और नीचे जा रहा है तो इसको बोला जाएगा गाइस कि फ्लक्चुएटिंग बोला जाएगा। ओके इट इज कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग। ओके क्वेश्चन नंबर 73 है, बोलता है द कस्टमर ओरिएंटेशन एम्प्लॉय। द कस्टमर ओरिएंटेशन में हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, तो गाइस कस्टमर ओरिएंटेशन में बेसिकली क्या करता है, कंपनी वाला जो होता है, जो सेलर होता है, वो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है और कस्टमर का ज्यादा ख्याल रखता है, ना कि अपने प्रॉफिट के बारे में सोचता है। ओके तो यानी कि कस्टमर ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू थिंक लाइक द कस्टमर, कस्टमर के नजरिए से सोचना। ओके अपने प्रॉफिट के बारे में ना सोचना। ओके तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एबिलिटी टू थिंक लाइक एंड एक्ट लाइक अ कस्टमर। यहां पे आप देख सकते हो मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इन दिस द कंपनी सेलर थिंक लाइक अ कस्टमर एंड डिजाइन्स द प्रोडक्ट। कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सोचते हैं और हम लोग उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं। ओके हमारे प्रॉफिट के बारे में हम लोग सेकंड सोचते हैं, यानी कि सेकेंडरी रखते हैं हमारे प्रॉफिट को, प्राइमरी जो हम लोग कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के बारे में सोचते हैं। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 गाइस, क्वेश्चन नंबर 74 आसान सा सवाल है, स्कीमिंग प्राइसिंग पूछा गया कि स्कीमिंग प्राइसिंग क्या होता है। दो प्राइसिंग होती है, बहुत फेमस प्राइसिंग है, वो होता है पेनिट्रेशन प्राइसिंग, वो होता है स्कीमिंग प्राइसिंग। ओके तो गाइस जब पेनिट्रेशन प्राइसिंग होता है, जब हम लोग प्रोडक्ट को क्या करते हैं, सस्ते में बेचते हैं, लो प्राइस में बेचते हैं, उसका अपोजिट है स्कीमिंग प्राइसिंग, जब हम लोग प्रोडक्ट को क्या करते हैं, हाई प्राइस में बेचते हैं, उसको बोलते हैं स्कीमिंग प्राइसिंग बोलते हैं। तो गाइस यहाँ पे पूछा गया स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी इज एप्रोप्रिएट व्हेन, बोलते हैं स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी कब एप्रोप्रिएट होती है, कब जो है वो हमको करना चाहिए, कब बेटर है। तो गाइस जब कस्टमर जो है वो ज्यादा प्राइस पे करने के लिए रेडी है, तभी हम लोग स्कीमिंग प्राइसिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज हमको पेनिट्रेशन प्राइसिंग पे शिफ्ट होना पड़ता है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो इसका आंसर होने वाला है कस्टमर्स आर प्राइस इनसेंसिटिव टू गिवन अ वैल्यू एंड दे विश टू बाय। इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, कि कस्टमर जो होते हैं वो प्राइस सेंसिटिव नहीं होते, वो प्राइस इनसेंसिटिव होते हैं, यानी कि वो जो ज्यादा प्राइस है वो पे करने के लिए रेडी होते हैं। ओके तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, प्राइस स्कीमिंग इज अ प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बाय विच कंपनी चार्ज द हाईएस्ट इनिशियल प्राइस दैट कंज्यूमर विल पे। ओके कस्टमर आर प्राइस इनसेंसिटिव, इसमें प्राइस कस्टमर जो वो प्राइस इनसेंसिटिव होते हैं एंड दे विश टू बाय एट हायर प्राइस, और वो खुद से चाहते हैं कि हम लोग जो है वो हाई प्राइस में प्रोडक्ट को खरीदेंगे। बेस्ट एग्जांपल है इसका आईफोन। तो आईफोन का रेट जो है गाइस कम होता ही नहीं, क्योंकि कस्टमर चाहते हैं महंगे में खरीदना, तो कंपनी जो है वो स्कीमिंग प्राइसिंग ही यूज करती है आईफोन के केस में। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 गाइस, क्वेश्चन नंबर 75 पूछा गया डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक रिफर्स टू, डिस्ट्रीब्यूशन का डेफिनेशन पूछा गया कि डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है गाइस। तो गाइस आप देख सकते हो यहां पे सही इसका आंसर है ऑल द एक्टिविटीज दैट अकॉम्प्लिश डिलीवरी ऑफ द एंड प्रोडक्ट टू द चैनल एज वेल एज द कंज्यूमर। तो गाइस डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक का मतलब होता है कि प्रोडक्ट का कंपनी में से कस्टमर तक पहुंचने की सारी जितनी भी एक्टिविटीज होती है गाइस, उसको डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक बोलते हैं। तो गाइस यहां पे सही आंसर होने वाला है इसका ऑल द एक्टिविटीज दैट अकॉम्प्लिश डिलीवरी ऑफ द एंड प्रोडक्ट टू द चैनल एज वेल एज द कंज्यूमर। ओके तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में पूछा गया कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल
कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में हम लोग जानते हैं गाइस ग्रोथ स्टेज होता है, मैच्योरिटी होता है, डिक्लाइन होता है, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन होता है। ओके, तो गाइस यहाँ पे मैच्योरिटी के बारे में पूछा गया कि मैच्योरिटी जो स्टेज होता है उसके बारे में पूछा गया। द मैच्योरिटी स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पीएलसी इज कैरेक्टराइज बाय, कि पीएलसी जो है वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का जो गाइस मैच्योरिटी स्टेज है उसका हमको फीचर बताना था। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब मैच्योरिटी स्टेज होता है तो वहां पे क्या होता है, ग्रोथ के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है कि ग्रोथ जो है हमारा वो डिक्लाइन हो जाता है, ग्रोथ यानी कि हमारा नेगेटिव हो जाता है। और दूसरा मैंने अंडरलाइन किया है कि जो हमारा लेवल ऑफ सेल है गाइस वो स्टार्ट टू डिक्लाइन, यानी कि हमारा जो सेल्स का लेवल है वो भी जो है गाइस मैक्सिमम पहुंच के जो वो पीक पे पहुंच के जो गाइस वो क्या होता है, डिक्लाइन हो जाता है। ओके, तो गाइस यहां पे इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, द नंबर ऑफ सेल्स डिक्लाइन ग्रोथ रेट टर्न नेगेटिव, यानी कि नंबर ऑफ सेल्स क्या होने लग जाता है, धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाता है और हमारा ग्रोथ रेट भी जो है गाइस वो नेगेटिव हो जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 मार्केटिंग से क्वेश्चन है गाइस, आसान सा सवाल है। ओके, हम लोग बीकॉम में भी पढ़ते हैं प्रोडक्ट पोजीशनिंग। ओके, तो गाइस यहां पे पूछा गया अरेंजमेंट फॉर अ प्रोडक्ट टू ऑक्यूपाई अ क्लियर डिस्टिंक्टिव एंड डिजायरेबल प्लेस रिलेटिव टू द कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट्स इन द माइंड ऑफ द टारगेट कस्टमर इज नोन एज। बोलता है गाइस हमारे प्रोडक्ट का कस्टमर के माइंड में एक डिस्टिंक्टिव इमेज बनना चाहिए। ओके, यानी कि कस्टमर जो हमारे प्रोडक्ट को एकदम अलग सोचे, दूसरे कंप्यूटर के मुकाबले में जो हमारे प्रोडक्ट के बारे में एकदम उसकी इमेज जो है वो दिल में बैठ जाए, उसके दिमाग में बैठ जाए कि ये प्रोडक्ट जो है वो एकदम अच्छा होता है, बाकी सारे कंप्यूटर के प्रोडक्ट जो है वो बेकार होते हैं। तो गाइस ये इमेज क्रिएट करना कस्टमर के माइंड में कि यही प्रोडक्ट जो है वो कंपनी का बेस्ट होता है, हमको यहीं से लेना है। तो गाइस इसको हम लोग बोलते हैं, ये स्ट्रैटेजी को हम लोग बोलते हैं मार्केट पोजीशनिंग। ओके, कि मार्केट पोजीशनिंग में हम लोग क्या करते हैं कि कस्टमर के माइंड में हमारे प्रोडक्ट के लिए एक अलग ही इमेज क्रिएट कर देते हैं हम लोग। ओके, तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मार्केट पोजीशनिंग। इसको प्रोडक्ट पोजीशनिंग भी बोलते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। Question number 78 dash is a set of procedure and process manager are used to obtain everyday information about the development in the marketing environment। तो गाइस यहाँ पे कुछ एक प्रोसीजर के बारे में पूछा गया जो मैनेजर यूज करता है ताकि उसको जो वो डे टू डे इन्फॉर्मेशन जो उसकी कंपनी की प्रोडक्ट की जो वो मिलते जाए। ओके, तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मार्केट इंटेलिजेंस सिस्टम। मार्केट इंटेलिजेंस सिस्टम को हम लोग यूज करते हैं गाइस, देख सकते हो आप। मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम इज अ सेट ऑफ प्रोसीजर एंड रिसोर्सेज यूज बाय द मैनेजर टू ऑब्टेन देयर एवरीडे इंफॉर्मेशन अबाउट दी पर्टिनेंट। रोज डेली की इंफॉर्मेशन के लिए जो है हम लोग प्रोसेस का यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं MIS, यानी कि मार्केट इंटेलिजेंस सिस्टम। मार्केट इंटेलिजेंस सिस्टम। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 है गाइस, different customers groups pay a different prices for the same goods and services. Example, railway concession to the students and senior citizen. It is an example of, बोलता है गाइस अलग अलग कस्टमर के लिए जो है वो अलग अलग रेट्स होते हैं। ओके, और गुड्स जो है वो सेम होता है, यानी कि सामान सेम है लेकिन अलग अलग कैटेगरीज के कस्टमर के लिए हम लोग अलग अलग चार्ज करते हैं। तो इस प्राइसिंग को क्या बोलते हैं? तो गाइस इस प्राइसिंग को हम लोग बोलते हैं कस्टमर सेगमेंटेशन प्राइस। फॉर एग्जांपल बूढ़े लोगों के लिए जो है अलग प्राइसिंग होता है, स्टूडेंट लोग के लिए कंसेशन मिलता है हम लोग को रेलवे में। तो गाइस ये सारा एग्जांपल जो है वो है कस्टमर और सेगमेंटेशन प्राइस का एग्जांपल है। ओके, तो आप यहां पे देख सकते हो मैंने दिया है यहां पे इसका एक्सप्लेनेशन। चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस फॉर द सेम और सिमिलर प्रोडक्ट सर्विसेज, यू कैन सी एग्जांपल्स एवरीवेयर। स्टूडेंट प्राइस एट मूवी थिएटर, सीनियर प्राइसेस फॉर कॉफी एट मैकडोनल्ड्स। ओके, तो गाइस इसका सही जो आंसर है वो है कस्टमर सेगमेंटेशन प्राइस। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 पूछा गया, डैश इनेबल वन टू हैव अ कंपैरिजन ऑफ क्वालिटी एंड प्राइस। तो गाइस क्या एक ऐसा चीज है जो हम लोग को मदद करता है कि हम लोग क्वालिटी एंड प्राइस में क्या कर सके, कंपैरिजन कर सके, इसको कंपेयर कर सके। तो गाइस इसका सही आंसर है ग्रेडिंग। आप देख सकते हो यहाँ पे कि ग्रेडिंग हमको हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन रियलाइजिंग द हायर प्राइस फॉर हाई क्वालिटी आउटपुट। तो यहाँ पे जो गाइस प्राइस और क्वालिटी की बात होती है ग्रेडिंग में। ओके, तो लेबलिंग, ब्रांडिंग ये सब नहीं आएगा, इसका सही आंसर है ग्रेडिंग। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। गाइस लॉ में तो हम लोग को पता था गाइस कि लॉ में जो है वो सेट के एग्जाम में सेक्शंस पे जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बच्चे जो पूरा टॉपिक पढ़ के आते हैं और लोग पूछते क्या है, सेक्शंस पूछ देते हैं एग्जाम में। तो गाइस ऐसे अगेन वापस से ऐसा ही हुआ कि यहाँ पे जो लोग ने वही हरकत की है। यहाँ पे जो गाइस एक डेफिनेशन दिया गया, लॉ का डेफिनेशन दिया गया और पूछ रहा है कि ये लॉ का डेफिनेशन किसने प्रोपाउंड किया था, किसने दिया था। ओके, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो, इन द वर्ड ऑफ डैश, in the word of dash, the law is the body of principle recognized and applied by the state in the administration of the justice। ये जो एक डेफिनेशन दी गई लॉ की और वहां पे जो है गाइस ऑथर के नाम पे जो डैश डाल दिया कि ये डेफिनेशन किसने दिया था। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो डिफरेंट डेफिनेशन है। तो यहाँ पे गाइस आप मैंने अंडरलाइन किया है, सैलमन जो है वो उसने डेफिनेशन दिया था कि लॉ एक बॉडी ऑफ द प्रिंसिपल है। तो गाइस ये जो डेफिनेशन है वो सैलमन का है। तो यहाँ पे सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सैलमन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। जीएसटी का क्वेश्चन पूछा गया गाइस, द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया हैज गिवन हिज असेंट
द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज गिवन हिज असेंट टू द लेजिस्लेशन ऑन द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हमारे प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद, उन्होंने जो है वो अपनी सहमति कब दी थी सीजीएसटी एक्ट को, तो ये डेट बताना था। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि 12 अप्रैल 2017 को जो है वो प्रेसिडेंट का असेंट मिला था सीजीएसटी एक्ट को। तो यहाँ पे सही आंसर होने वाला है इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 12 अप्रैल 2017। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगेन आरटीआई का गाइस सेक्शन पूछ लिया। सेक्शन 8 ऑफ द आरटीआई एक्ट डील विद, बोलता है कि आरटीआई एक्ट राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है उसका सेक्शन 8 किससे रिलेटेड है। तो गाइस आप यहां पे देख सकते हो, मैंने लिस्ट दिया आप लोगों को कि जो सेक्शन 8 है वो रिलेटेड है एग्जम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो ये गाइस यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा था ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि एग्जम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ द इंफॉर्मेशन। ओके तो चलो आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। आसान सा सवाल, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, पहले भी पेपर में आ चुका है ये। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बोलता है आईपीआर जो है वो प्रोटेक्ट करता है इंफॉर्मेशन आइडियाज दैट हैव। कौन सी वैल्यू होती है जिसको प्रोटेक्ट करते हैं आईपीआर में? सर कमर्शियल वैल्यू होती है, तभी तो हम लोग उसका आईपीआर का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो है हम लोग पेटेंट लेते हैं, कॉपीराइट लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे इसका सही आंसर होने वाला है कमर्शियल वैल्यू। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ओके जीएसटी का पूछा गया अगेन क्वेश्चन, बोलता है व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ द चालान इन फॉर्म जीएसटी पीएमटी 06। बोलता है कि चालान जीएसटी फॉर्म पीएमटी 6 जो है गाइस उसकी वैलिडिटी क्या है? तो उसकी वैलिडिटी 15 दिन की होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। आसान सा सवाल क्वेश्चन नंबर 86 बोलता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ डैश माइनर इज अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर। बोलता है कि अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 3 कौन से एक्ट में यह बताया गया है कि माइनर वो पर्सन होता है जिसने 18 साल की उम्र अभी जो क्रॉस नहीं की है। तो गाइज ये माइनर के लिए जो एक्ट बनाया गया है इंडियन मेजोरिटी एक्ट, उससे ये डेफिनेशन उठाया गया है कि उसका सेक्शन नंबर 3 बोलता है कि माइनर वो पर्सन होता है जो 18 साल की उम्र को 18 साल की एज को कंप्लीट नहीं किया है। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो, उसका मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875, यहां पे बताया गया कि माइनर वो पर्सन होता है जिसने 18 साल की उम्र को क्रॉस नहीं किया। ओके तो गाइज यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगेन वापस से सेक्शन का क्वेश्चन है, बोलता है कि सेक्शन 2 सबसेक्शन वाई ऑफ डैश एक्सप्लेन द टर्नओवर। टर्नओवर का डेफिनेशन पूछा गया कि सेक्शन तो बता दिया यहां पे कि 2 सबसेक्शन वाई है, लेकिन बोलता है कौन से एक्ट में ये टर्नओवर का डेफिनेशन दिया हुआ है। तो गाइस कंपटीशन एक्ट जो हम लोग पढ़ते हैं उसका सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन वाई में जो है टर्नओवर का डेफिनेशन दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कंपटीशन एक्ट 2002। चलो आगे बढ़ते हैं। लॉ से अगेन क्वेश्चन है, बोलता है इफ द थ्रेट इज विथ रिगार्ड्स टू द गुड्स और प्रॉपर्टी ऑफ द अदर पार्टी इट इज नॉट। बोलता है अगर हम लोग किसी को धमका रहे, किसी को थ्रेट कर रहे हैं, लेकिन हमारा यहाँ पे जो है वो ऑब्जेक्टिव जो है वो हमारा यहाँ पे जो है गाइस मेन मकसद क्या है कि हमको जो गुड्स एंड प्रॉपर्टी चाहिए, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सामने वाले पार्टी को धमका रहे हैं। तो गाइस तो ये क्या नहीं है, क्या नहीं है? तो गाइस इसका आंसर है ड्यूरेस। ड्यूरेस में गाइस ये क्या होता है, हम लोग मेंटली पब्लिक को क्या करते हैं, थ्रेट करते हैं, उनको सताते हैं, उनको धमकाते हैं, लेकिन हमारा जो है वहां पे मकसद जो है वो उनके गुड्स एंड प्रॉपर्टी को लेना नहीं होता। तो गाइस यहाँ पे जो हम लोग को एग्जांपल दिया गया है, इफ द थ्रेट इज रिगार्ड्स टू द गुड्स एंड प्रॉपर्टी, बोलता है कि यहाँ पे थ्रेट जो किया जा रहा है वो प्रॉपर्टी हथियाने के लिए, प्रॉपर्टी को छीनने के लिए किया जा रहा है। तो ये क्या नहीं है? तो गाइस ये ड्यूरेस नहीं है, क्योंकि ड्यूरेस में हम लोग जो है वो सिर्फ क्या करते हैं, फिजिकली हार्म करते हैं, मेंटली हार्म करते हैं पब्लिक को, लेकिन हम लोग जो है वो गुड्स एंड प्रॉपर्टी के लिए जो है वो थ्रेट नहीं करते। ओके तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है। ड्यूरेस इज ऑल अबाउट कमिटिंग और थ्रेटिंग टू कमिट बॉडीली वायलेंस ओनली एंड नथिंग अबाउट द प्रॉपर्टी। हम लोग क्या करते हैं ड्यूरेस में, खाली क्या करते हैं, फिजिकल जो है वो वायलेंस हम लोग करते हैं, बॉडीली वायलेंस करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी के बारे में जो है वो कुछ भी हमारा लेना देना नहीं होता। ओके तो ये ड्यूरेस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 89 अगेन सेक्शन का क्वेश्चन है, बोलता है कार्टेल इज डिफाइंड अंडर सेक्शन डैश कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। अब कार्टेल बता देंगे, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 में डेफिनेशन दिया गया है, लेकिन उसका सेक्शन बताना है। तो हमारे बच्चे कार्टेल पढ़ के जाते हैं और ये लोग पूछते हैं कि कार्टेल का सेक्शन क्या है। ओके तो कार्टेल का जो सेक्शन है गाइस वो है 2 सबसेक्शन सी, उसमें जो है वो कॉम्पिटिशन एक्ट में उसका सेक्शन 2C दिया हुआ है। ओके तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 अगेन आरटीआई एक्ट का सेक्शन पूछा गया, बोलता है विच सेक्शन ऑफ द आरटीआई एक्ट 2005 डील विद द ऑब्लिगेशन ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी। आरटीआई एक्ट का सेक्शन कौन सा है जो पब्लिक अथॉरिटी के बारे में बात करता है? तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो सेक्शन 4 जो है वो आरटीआई का जो है वो पब्लिक अथॉरिटी की बात करता है। ओके ऑब्लिगेशन ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी। 91 क्वेश्चन है गाइस, टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, बोलता है व्हेन द इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर्स इज नॉट टैक्सेबल इन द इमीडिएटली फॉलोइंग असेसमेंट ईयर। बोलता है कि जो है वो इनकम जो पर्सन कमाता है प्रीवियस ईयर में, उसको जो है गाइस हम लोग
असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल नहीं करते। जनरली क्या होता है, जो हम लोग प्रीवियस ईयर में इनकम कमाते हैं उसको टैक्स अगले साल यानी कि असेसमेंट ईयर में करते हैं। लेकिन कौन सा ऐसा सिचुएशन है जहां पे हम लोग अगले साल असेसमेंट ईयर में उसको टैक्स नहीं करते, यानी कि उसको प्रीवियस ईयर में ही टैक्स कर लेते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन वो था गाइस कि जहां पे प्रीवियस ईयर और हमारा असेसमेंट ईयर क्या होता है, इक्वल होता है, यानी कि हम लोग असेसमेंट ईयर तक नहीं रुकते, प्रीवियस ईयर में क्या कर देते हैं, उस बंदे के ऊपर टैक्स लगा देते हैं। तो गाइस हम लोग ने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आप यहां पे देख सकते हो कि कुछ केसेस हैं जिसमें जो प्रीवियस ईयर हमारा इक्वल हो जाता है असेसमेंट ईयर के, यानी कि असेसमेंट ईयर तक हम नहीं रुकते, प्रीवियस ईयर में ही टैक्स लगा देते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे पहला है शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट पर्सन। अगर शिपिंग का बिजनेस कर रहे हैं इंडिया में तो गाइस उसके ऊपर हम लोग जो है वो असेसमेंट ईयर तक नहीं रुकते, उसको प्रीवियस ईयर में ही टैक्स लगा देते हैं। देन पर्सन लिविंग इंडिया, एसोसिएट ऑफ द पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन फॉर्म फॉर पर्टिकुलर पर्पस के लिए फॉर्म किया है, उसमें टैक्स लगाते हैं हम लोग असेसमेंट ईयर से पहले ही। पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू अवॉइड द टैक्स, वो एक पर्सन जो वो ऐसा हमको लग रहा है कि वो क्या कर देगा, टैक्स से बचने के लिए अपनी प्रॉपर्टी को बेच देगा। फिर उसके बाद में डिसकंटिन्यू बिजनेस, यानी कि एक पर्सन जो बिजनेस बंद करने वाला है असेसमेंट ईयर से पहले, तो उसको हम लोग प्रीवियस ईयर में टैक्स लगा देते हैं। तो ये कंडीशन है गाइस, उसमें से हमको पूछा गया कि यहाँ पे गाइस हमारा ऑप्शन बन रहा था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट, क्योंकि ये गाइस ये चार ऑप्शन में से हमको जो है वो ये वाला शिपिंग वाला पॉइंट इसके अंदर दिया हुआ था। ओके, तो शिपिंग बिजनेस ऑफ रेसिडेंट का हम लोग जो है वो प्रीवियस ईयर में टैक्स नहीं करते, लेकिन शिपिंग बिजनेस अगर नॉन रेसिडेंट पर्सन कर रहा है तो उसका हम लोग टैक्स प्रीवियस ईयर में ही कर लेते हैं। ओके, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 पूछा गया गाइस कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज नॉट टैक्सेबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट, कौन सी इनकम पे टैक्सेबल नहीं लगाते, बेसिकली एग्जेम्प्टेड इनकम पूछ रही है। तो गाइस हम सभी को पता है कि जो एग्रीकल्चर इनकम होती है वो एग्जेम्प्टेड होती है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनकम ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट मिल्क स्कीम, मिल्क क्या है गाइस, एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, तो मिल्क के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, जो उसका आंसर है सही ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है, क्वेश्चन नंबर 93 पूछा गया कि 2 लाख रुपए जो गिफ्ट हमको रिसीव हुआ किससे, एम्प्लॉयर से, हमारे बॉस से हमको 2 लाख रुपए का गिफ्ट हुआ। तो अब बताना है कि इस पे टैक्स कहां पे लगेगा, इनकम फ्रॉम सैलरी में लगेगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में लगेगा, या तो जो है वो 50,000 तक एग्जेम्प्ट होगा और बाकी के ऊपर टैक्स लगेगा। तो गाइस ये बेसिकली जो 50,000 ये कंफ्यूज करने के लिए दिया ऑप्शन में, 50,000 बेसिकली जो वो अगर हमसे हमारे फ्रेंड से हमको गिफ्ट मिलता है या नॉन रिलेटिव से मिलता है तो 50,000 तक एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन गाइस अगर एम्प्लॉयर से गिफ्ट मिल रहा है 5,000 के ऊपर का तो गाइस वो टैक्सेबल होता है अंडर इनकम फ्रॉम सैलरी। तो यहां पे मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, गिफ्ट रिसीव फ्रॉम द एम्प्लॉयर, राइट साइड में देख सकते हो, गिफ्ट रिसीव फ्रॉम द एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम सैलरी। रूल क्या है गाइस कि एनी गिफ्ट रिसीव फ्रॉम द एम्प्लॉयर ऑफ सम एक्सीडिंग 5,000 रुपीज, अगर 5,000 के ऊपर का है और बॉस से मिल रहा है, एम्प्लॉयर से मिल रहा है हमारे, तो गाइस ये टैक्स होता है अंडर इनकम फ्रॉम सैलरी। ओके, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इनकम फ्रॉम सैलरी में उसको टैक्स लगेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 94 पूछा गया, एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग हैज एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल मशीनरी कॉस्टिंग 60 lakhs and on 3rd October 2018 the asset has fulfilled the condition specified in the section 32 of the income tax act, the additional depreciation। तो गाइस यहाँ पे मशीनरी हमने खरीदा बताया गया, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ने मशीनरी लिया है, उसका हमको एडिशनल डेप्रिसिएशन बताना है कि कितना निकल के आएगा। तो गाइस एडिशनल डेप्रिसिएशन जो गाइस उसका रेट है वो 20% है। तो गाइस सिंपली आपको क्या करना था, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए 20% एडिशनल जो है वो रेट बताया गया है। तो गाइस यहाँ पे आपको 60 लाख का 20% कैलकुलेट करना था, तो क्या यहाँ तो गाइस आंसर आता है 12 लाख। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 12 लाख। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 गाइस हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा सवाल है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते उसका आंसर कर सकते थे। बोलते कि व्हाट when the net annual value of the house property can be negative, बोलता है जो NAV होता है हाउस प्रॉपर्टी का वो कौन से केस में नेगेटिव हो सकता है। तो गाइस आपको अगर फॉर्मूला उसका याद था कि हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जी रेंटल वैल्यू लिखते हैं, हम लोग ग्रॉस रेंटल वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद में उसमें से म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करते हैं, उसके बाद में NAV आता है, नेट एनुअल वैल्यू आता है। तो गाइस अगर हमारा ग्रॉस रेंटल वैल्यू जो है वो अगर कम है और हमारा म्यूनिसिपल टैक्स जो है वो ज्यादा है तो आंसर जो आएगा गाइस वो नेगेटिव आएगा। तो यहाँ गाइस आप देख सकते हो कि ग्रॉस रेंटल वैल्यू कितना था हमारा, 2 लाख था, और म्यूनिसिपल टैक्स जो है वो 5 लाख था, तो NAV हमारा नेगेटिव आया। तो समझ में क्या आया कि जब म्यूनिसिपल टैक्स ज्यादा होता है रेंटल वैल्यू से तो गाइस हमारा जो है वो NAV नेगेटिव आता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्हेन म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर आर मोर देन द ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू यानी कि ग्रॉस रेंटल वैल्यू है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 गाइज आसान सा सवाल नहीं था बिल्कुल भी, कैपिटल गेन का क्वेश्चन था। इसमें 2 कैपिटल गेन थे, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और गाइज ये क्वेश्चन जो है वो गाइज वो सॉल्व हो ही नहीं सकता था क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन में मिस्टेक है, गाइज क्वेश्चन में मिस्टेक है, आप इसको चैलेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे जो गाइज आप देख सकते हो कि जो यहाँ पे CII रेट्स दिए हुए वो 2012-13 का दिया हुआ है 200 और 15-16 का दिया हुआ है
254 और 17-18 में गड़बड़े गए। 17-18 में जो लोगों ने रेट दिया है वो 278 दिया है, जबकि अगर आप देख सकते हो CII 17 और 18 का गाइस 272 है। तो गाइस ये क्वेश्चन जो वो सॉल्व हो ही नहीं सकता था अगर हम लोग ये रेट लेके सॉल्व करते तो, क्योंकि गाइस क्वेश्चन में मिस्टेक है। फिर भी मैंने जो है गाइस सही वाला रेट लेके यानी कि 272 वाला लेके सॉल्व किया है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इसका सोल्यूशन दिया हुआ है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। पहले हम लोग क्या करेंगे, उसमें गाइस दो एसेट्स बताए गए, एक लैंड है, बिल्डिंग है। उसमें से गाइस हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करेंगे, देन हमारा जो है गाइस वो कैपिटल गेन हमारा आ जाएगा। तो दोनों को कैपिटल गेन को प्लस कर देंगे, शॉर्ट टर्म वाला और लॉन्ग टर्म वाला। तो हमारा आंसर आता है 64,80,000। ओके, तो इसका सही आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर ए है, 64,80,000। आंसर की में भी यही है, लेकिन गाइस ये आ नहीं सकता क्योंकि उन लोगों ने रेट गलत दिया हुआ है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है गाइस, सेक्शन पूछा गया अगेन, बोलता है डैश इज द सेक्शन रिलेटेड टू द क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम का जो है गाइस वो सेक्शन पूछा गया। अगेन हमारे बच्चे क्लबिंग ऑफ इनकम पूरा पढ़ के गए हैं, लेकिन पूछ लिया क्या, सेक्शन बताओ। ओके, तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कुछ सेक्शन दिए हुए हैं कि जो रेसिडेंशियल स्टेटस है उसका सेक्शन 5 to 6 है। देन उसी तरह इनकम अंडर कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनकम अंडर द इनकम टैक्स जो उसका 1 to 4 है। तो उसी तरह लास्ट में जो गाइस आप देख सकते हो क्लबिंग ऑफ इनकम का जो सेक्शन है वो 60 to 64 के अंडर में आता है। तो यहाँ पे सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेक्शन 60 to 64। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 आसान सा सवाल है, बोलता है इनकम फ्रॉम फार्म हाउस क्या होता है। इनकम फ्रॉम फार्म हाउस गाइस एग्रीकल्चर इनकम है। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एग्रीकल्चर इनकम दिया है कि रेंट और रेवेन्यू रिसीव होता है वो एग्रीकल्चर इनकम होता है। देन एनी इनकम फ्रॉम लैंड वो भी तो गाइस एग्रीकल्चर इनकम होता है। देन इनकम फ्रॉम फार्म हाउस, इनकम फ्रॉम फार्म हाउस भी क्या है, हमारा एग्रीकल्चर इनकम है। गाइस सेक्शन याद रखते हैं एग्रीकल्चर इनकम का, हो सकता है नेक्स्ट टाइम सेक्शन पूछे। तो सेक्शन है 2 सबसेक्शन 1A, एग्रीकल्चर इनकम का ये सेक्शन है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे 99 क्वेश्चन है गाइस, हमको पूछा गया एपेक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज इंस्टॉल अ मशीनरी कॉस्टिंग 10 लाख in a factory for research and development and charge as an expenses under 35 of the income tax act but use that machinery for manufacturing of the required product। बोलता है गाइस यहाँ पे एक कंपनी ने क्या किया, चालाकी किया, जो है उन्होंने मशीनरी खरीदा, बोला कि हम लोग रिसर्च का काम करेंगे, रिसर्च के काम पे जो गाइस डिडक्शन मिलता है, लेकिन लोग ने जो उस मशीनरी को इस्तेमाल किया अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए किया, तो लोग ने गाइस क्या किया, टैक्स को अवॉइड करने के लिए ये काम किया। तो गाइस इसका सही आंसर है टैक्स अवॉइडेंस। तो गाइस इन लोगों ने कुछ इलीगल काम नहीं किया, इन लोगों ने क्या किया, एक टेक्निक का यूज किया। उन लोगों ने क्या किया, रजिस्टर कर दिया अपने मशीनरी को, कैसे कि हम लोग क्या करेंगे, रिसर्च के काम के लिए मशीनरी खरीद रहे हैं, और लोग ने डिडक्शन ले लिया। ओके, और लोग ने इस्तेमाल क्यों किया मशीनरी को, अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो यहाँ पे लोग ने क्या किया, टैक्स को अवॉइड किया। ओके, तो इसका सही आंसर है टैक्स अवॉइडेंस। लास्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 100 एडवांस टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। बोलता है A non-corporate assessee is required to pay advance tax at dash of the estimated taxable income or on before 15 December। तो गाइस कुछ रेट्स हैं और डेट्स है गाइस, उसके मुताबिक जो हम लोग को क्या करना पड़ता है, एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे टेबल में कि अगर 15 जून के बिफोर अगर हमको पे करना है एडवांस टैक्स तो 15% लगता है, बिफोर 15 सितंबर तक 45% लगता है, और बिफोर 15 दिसंबर तक गाइस 75% लगता है। किसके केस में, इंडिविजुअल के केस में और कॉर्पोरेट टैक्स पेयर के केस में। तो गाइस यहाँ पे वही पूछा गया, अ नॉन कॉर्पोरेट असेसी यानी कि जो इंडिविजुअल है, नॉन कॉर्पोरेट मतलब इंडिविजुअल। तो गाइस इंडिविजुअल के केस में कितना लगेगा, बिफोर दैट 15 दिसंबर 75% टैक्स हमको पे करना पड़ेगा एडवांस टैक्स। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 75%। ओके, तो गाइस ये थे 100 क्वेश्चन, आसान से सवाल लगे। ये बार का पेपर बहुत ही आसान था, तो मेरे हिसाब से कट ऑफ भी जो है गाइस वो थोड़ा हाई जाने वाला है। ओके, तो सबको ऑल द बेस्ट। ओके, तो आज के लेक्चर को हम लोग एंड करते हैं। होप कि गाइस आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करिए। ओके, मिलते हैं हमारे नए लेक्चर में, जब तक के लिए गुड बाय।